नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यूपीआई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार के 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रारंभिक जांच दर्ज की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार। ओडिशा में भारी वर्षा के बाद 13 जिलों के 2200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 श्रृंखला 2 के स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़काऊ भाषण को लेकर आतंकरोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज। और क्रिकेट में हरारे में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भोपाल में आज अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य क्षेत्र की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे भोपाल में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय वित्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समन्वय केंद्र में होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों की रोकथाम के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। श्री शाह बाद में भोपाल में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर की आधारशिला रखेंगे और नई शिक्षा नीति और सहकारिता विषयों पर संगोष्ठियों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के 1300 से अधिक घरों और 24 प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण करेंगे। इन भवनों के निर्माण पर करीब 329 करोड़ रुपए की लागत आई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नागालैंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम कोहिमा में शुरू हो रहे नागालैंड कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निवेश सम्मेलन में भाग लेंगी। श्रीमती सीतारामन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी और उसके बाद प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। वे सम्मेलन में भाग ले रहे कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विशेष सत्र में भी चर्चा करेंगी। वित्त मंत्री कल कोहिमा में ऋण सुलभता कार्यक्रम में भाग लेंगी तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नागालैंड ग्रामीण बैंक और नागालैंड राज्य सहकारी बैंक की नई योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। श्रीमती सीतारामन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ मुख्यमंत्री लघु वित्त पहल की भी शुरुआत करेंगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने की संभावना व्यक्त की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जांच दर्ज की गई है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध में भ्रष्टाचार का ये मामला भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष मार्च में विधानसभा में उठाया था। पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित 3 सदस्यों की समिति ने जून महीने में अपनी जांच में अनुबंध में अनियमितताएं पाई थी। तत्कालीन उपराज्यपाल ने यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिकायतकर्ता और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हमने अपना बयान सीबीआई के सामने दर्ज करा दिया। लो फ्लोर बसेस की खरीद में भारी घोटाला किया और उसमें उनके तमाम पूरे मामले को लेकर के हमने ये मुद्दा उठाया था और जनवरी 2021 में इन्होंने ये वर्क ऑर्डर किया था बस लो फ्लोर बस की खरीद और उसकी मेंटेनेंस का। तो जो घपला हुआ है वो मेंटेनेंस में हुआ है। तो ये मामले को हमने उठाया तो जून 11 को दिल्ली सरकार ने उसको रोक दिया और उसके बाद उपराज्यपाल ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया जिसमें सर्विंग एम्प्लॉइज भी थे जो IAS ऑफिसर्स और उसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के आधार पर मामला जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा। गृह मंत्रालय ने उसको CBI को दे दिया और प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और मेरा वहां पर बयान दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र द्वारा तेलंगाना को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निधि दिए जाने के बाद भी राज्य ऋण के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की TRS सरकार किसान विरोधी है। नालगोंडा जिले के मुनुगोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में अगले चुनाव के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के हितों की रक्षा होगी। श्री शाह ने आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना भी विकसित होगा। तेलंगाना सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। केसीआर मजलिस के डर से तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। मैं बताता हूं भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाला है और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में 2 बार कटौती के बाद भी तेलंगाना सरकार ने वैट में कटौती नहीं की, जिससे अन्य राज्यों की तुलना में तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिक हैं। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपने हाल ही में त्यागपत्र देने वाले मुनुगोड़ के कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी गृह मंत्री की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। श्री शर्मा ने ट्वीट में कहा कि पार्टी में लगातार उपेक्षा और अपमान को देखते हुए एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे जीवन पर्यंत कांग्रेसी हैं और सदैव अपने विचारधारा पर दृढ़ रहेंगे। देश में कोविड टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। कल 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 102 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 98 लाख से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि पात्र श्रेणी के लोगों को 13 करोड़ 79 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। केरल विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 2 सितंबर तक चलेगा। 10 दिन के इस विशेष सत्र में उन अध्यादेशों की जगह नए विधेयक लाए जाएंगे जिनका समय राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद समाप्त हो चुका है। केरल लोकायुक्त संशोधन, केरल समुद्री बोर्ड और केरल लोक स्वास्थ्य अध्यादेश सहित 11 अध्यादेशों का समय पूरा हो चुका है। उनकी जगह पर नए विधेयक लाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार के 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। भारत में कोविड टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। ओडिशा में भारी वर्षा के बाद 13 जिलों के 2200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 श्रृंखला 2 के स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़काऊ भाषण को लेकर आतंकरोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज। और क्रिकेट में हरारे में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ओडिशा में सुवर्णरेखा, बूढ़ाबलंगा और बैतरणी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा मोचन कार्रवाई बल तैनात किए गए हैं। उत्तरी ओडिशा और झारखंड में कल की भारी वर्षा के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि हीराकुंड जलाशय से दैनिक औसत से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जलस्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के 2200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें रह रहे 5,45,000 निवासियों पर बाढ़ का असर पड़ा है। राज्य सरकार 300 से अधिक राहत केंद्रों की व्यवस्था कर रही है। पर्याप्त संख्या में चिकित्सा केंद्र और मोबाइल चिकित्सा टीमों की भी व्यवस्था की गई है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी और शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,197 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। ये भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कचरे को कंचन में बदलने की आवश्यकता है। मुंबई में कल सिविल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत में कमी और निर्धारित समय अवधि से पहले परियोजना को पूरा करना कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद रोधी अधिनियम के अंतर्गत आरोप दर्ज किया गया है। उन पर इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते समय एक न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सरकार इमरान खान पर राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार रात दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज करने पर विचार कर रही है। शनिवार को इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में कथित यातना के विरुद्ध इस्लामाबाद में अपने समर्थकों की रैली की। पुलिस और सरकार ने आरोपों का खंडन किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने रैली में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट की शिकायत पर इमरान खान के विरुद्ध आतंकरोधी अधिनियम के धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान के भाषण के सीधे प्रसारण पर पाबंदी लगा दी थी। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भीषण वर्षा की चुनौतियां और प्रबंधन विषय पर परिचर्चा।
प्रतिभागी हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व सलाहकार तृप्ति पारुल और पत्रकार अदिति टंडन। पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा की वजह से बहुत से प्रदेशों में, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में ऐसा पाया गया है कि कम से कम 35 लोगों से भी ज्यादा मृत्यु हो गई है और बहुत सी प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई हैं लोगों की, बहुत सी व्हीकल्स डैमेज हुई हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे भारी वर्षा होनी एक तरफ, बहुत ज्यादा तेज हीट वेव का होना, लैंडस्लाइड्स का होना, क्लाउड बर्स्ट, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। आप इन कंडीशंस को किस तरीके से देखती हैं, ये पूरे ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में? ये जो पिछले कुछ समय से नहीं, हम तो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं इन चीजों को होते हुए, और ये चीजें बढ़ती जा रही है। हर सीजन में ये चीजें बढ़ती जा रही है और हर राज्य में हम इनके आंकड़ों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। भूस्खलन हो जाए या क्लाउड बर्स्ट हो जाए, जैसे बाढ़ की स्थिति भी है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कई बार हो जाती है। और हर तरह की ये जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं, इनकी सिचुएशंस बहुत बढ़ रही है। हमारे पर्यावरण में जो हम बदलाव ला रहे हैं, तेजी से जो बदलाव आ रही है, वो ही इसका मेन कारण है। अचानक से इतनी तेज बारिश का होना, समय पे बारिश का नहीं होना, बारिश अपने साथ अचानक से वो क्लाउड बर्स्ट कर देना या लैंडस्लाइड ले आना, भूस्खलन ले आना या इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें पर्यावरण के में जो बदलाव आ रहा है वो एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा कई सारी और वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो पर्यावरण में बदलाव का है। तृप्ति जी, तो जिस तरीके से हेवी रेनफॉल की थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस IMD करता है, तो क्या इन वेदर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है या ये पॉसिबल नहीं होता? वेदर इवेंट्स को जितने प्रेडिक्ट करने की टेक्नोलॉजीज होती है वो IMD के पास है, बट एक लिमिटेशन हमारी हर वक्त रहेगी प्रकृति के साथ। हम प्रकृति को कभी भी पूरी तरह से, कोई भी साइंस हो, कहीं पर भी हो, कितने भी आगे बढ़ जाए, हम पूरी तरह से प्रकृति को समझ करके और उसको बिल्कुल प्रेडिक्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए डिजास्टर से जो पहले की जो व्यवस्था है वो इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर से बाद की जो व्यवस्था है वो इम्पोर्टेंट। तो इसको हमें ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि होता क्यों है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो IMD ने कह दिया है कि तेज बारिश आने वाली है, लेकिन वो तेज बारिश कहाँ पर बहुत तेज हो जाएगी, कहाँ उसके वजह से और कुछ अगर नुकसान होने का खतरा है या कुछ और है, तो वो एक जो लोकल लेवल की प्रेडिक्शंस है वो IMD बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। DM लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करना ज्यादा आवश्यक है और ज्यादा समझदारी भी है, क्योंकि हम उस लेवल पे लोकल चीजों को समझ करके हमारा कहाँ ड्रेनेज है, कहाँ नहीं है, अगर बारिश आने वाली है बहुत तेज तो क्या सारे ड्रेनेज खुले हैं या नहीं, उसमें कहीं जैम तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ प्लास्टिक से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है या कुछ उस तरह की चीजें तो नहीं है, ताकि पानी का फ्लो तो बना रहे। ये सब चीजें देखना तो ये तो लोकल लेवल पे ही हो पाएगी। और अगर कहीं पर फ्लो रुक रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके वजह से जो मल्टीपल वो रिएक्शंस उसके हो जाते हैं, सड़क का टूटना, घरों में पानी का चला जाना या कुछ और, तो इन चीजों को तो कोई भी टेक्नोलॉजी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है ना। इससे तो मैनेजमेंट कहेंगे कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो करने की होती है वो देखने वाली बात है। जैसे हिली एरियाज आपने कहे, हिमाचल, उत्तराखंड, स्पेशली कुछ सिटीज जैसे शिमला में हम देखते हैं वीकेंड पे 5000 व्हीकल्स की एंट्री हो जाती है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समेटना, संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लोगों को अवेयर करने का क्या तरीका है? क्या आप किसी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं व्हीकल की एंट्री को, या जब वीकेंड आता है या कोई और छुट्टियों का समय आता है तो हम अचानक से देखते हैं कि आसपास के शहरों से, दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी आसपास के शहर है, वहां से बहुत बड़ा एक समूह आ जाता है अचानक से। अब ये शहर बहुत छोटे हैं, जिस शहरों में शायद 5000 गाड़ियां पूरे शहर में होंगी या शायद उससे कम होगी, उस शहर में अचानक से 24 घंटे के अंदर में 5 से 10,000 और गाड़ियों का आना, ये अपने आप में वहां की पूरी व्यवस्था को हिला के रख देने वाली बात हो जाती है। और व्यवस्था पहले से अगर मैनेज हो सके या उसमें अगर जागरूकता जगा सके हम लोगों में भी, तो शायद वो हर गाड़ी में 1 या 2 व्यक्ति आ रहे हैं या उस तरह से, तो शायद वैसा ना करके वो ज्यादा व्यक्ति एक गाड़ी में आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा यूज करने की कोशिश करें लोग वहां पहुंचने के लिए। तो उस तरह की अगर चीज या थोड़ी अगर हम जागरूकता फैलाएं आसपास के शहरों में, यहाँ के शहरों में जागरूकता
जागरूकता फैला करके अगर नैनीताल में हम जागरूकता फैलाएं तो उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हम दिल्ली में फैलाएं या अगल बगल के बड़े शहरों में जहाँ से लोग आते हैं, क्राउड आती है, वहाँ फैलाएं तो वहाँ से कुछ हमें शायद फायदा हो सकता है। और रेगुलेशन भी लाने तो पड़ेगी ही, बहुत सारे रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। ये सब चीजें तो करना ही पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, और तो छोटी छोटी चीजों से बड़ी दुर्घटना बचा सकते हैं हम या संभाल सकते हैं। जी बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भीषण वर्षा की चुनौतियां और प्रबंधन विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व सलाहकार तृप्ति पारुल और पत्रकार अदिति टंडन। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों से देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनता तक अपनी पहुंच बना रखी है। आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको 25 जुलाई 1987 से अब तक देश के राष्ट्रपति रहे विभूतियों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरामन 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 तक पद पर रहे। We are reminded today of the revolutionary among saints Mahatma Gandhi of sacred memory. Softer than the cotton he spun in his compassion, but harder than steel in his resolve, Gandhiji galvanized the entire nation into heroic action. इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1997 तक पद पर रहे। आजादी के 47 वर्ष बाद आज हर भारतीय के सामने एक राष्ट्र के रूप में जरूरी काम यह है कि इस आजादी की रक्षा की जाए और आजादी से मिलने वाले लाभ सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। डॉक्टर के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट in 2002. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2007 तक पद पर रहे। I, Honorable Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam, do swearing in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. सुश्री प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक पद पर रहीं। I, Pratibha Devi Singh Patil, do solemnly affirm to serve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 तक पद पर रहे। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री राम नाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे। मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिव प्रकाश मिश्र। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ आप सुन सकते हैं ट्विटर पर @AIR News Alerts और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसे सुना जा सकता है।
तो आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 12:45 बजे से खेला जाएगा। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। मुंबई में सामान्य वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा के साथ आंधी की भी संभावना है। कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा, जबकि गिलगित में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा और आंधी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी वर्षा या आंधी के आसार हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई जांच अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आबकारी घोटाले में टूल किट मॉड्यूल की जांच, 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। जांच के दायरे में इंटरनेट मीडिया को प्रभावित करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोग, मुंबई के एक समान पते वाली कॉरपोरेट संस्थाएं, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग में लगे लोग और कंपनियां भी शामिल। अमर उजाला की बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार पर नया शिकंजा, 1000 बसों के सौदे की जांच भी शुरू। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिक जांच। ब्राजील के साओ पाउलो में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 टूक अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान लिखता है, चीन कर रहा सीमा समझौते का उल्लंघन। पूर्वी लद्दाख में 16 दौर की कोर कमांडर स्तर वार्ता के बाद भी नहीं निकला समाधान। दैनिक भास्कर ने अमेरिकी विचार संस्था की रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है, अपने देश पर भारतीयों का बढ़ा भरोसा, पाकिस्तान और चीन से नाराजगी बरकरार। 90% भारतीयों ने माना अपना देश बेहतर, परमाणु हथियार बढ़ाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राज्य इकाई की संचालन समिति से वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के इस्तीफे पर जनसत्ता की टिप्पणी है, आनंद भी आजाद। राजस्थान पत्रिका का कहना है, कार्यशैली से नाराज कई नेता अब तक कर चुके हैं किनारा। देश के 5 राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन में 50 लोगों की मौत पर नवभारत टाइम्स लिखता है, हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश और बाढ़ से बर्बादी, कई लोग लापता। अमर उजाला की अहम खबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाई। प्रवेश परीक्षा से भी मिलेगी छूट। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने की योजना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चीनी कंपनियों की मदद करने में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी तथा कॉस्ट अकाउंटेंट नियामक जांच के घेरे में। चीन की कुछ कंपनियों की स्थापना में कानूनों के उल्लंघन का मामला सामने आया, लगभग 400 शिकायतें मिली। अब कुछ और समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पराग्वे के एसिनिशॉन में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस प्रतिमा को शहर के प्रमुख स्थल पर अवस्थित करने के लिए नगर पालिका के निर्णय की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यूपीआई सेवाओं के लिए शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार के 1000 लो फ्लोर बसों के खरीद सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रारंभिक जांच दर्ज की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। भारत में कोविड टीकाकरण 210 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। ओडिशा में भारी वर्षा के बाद 13 जिलों के 2200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 श्रृंखला 2 के स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भड़काऊ भाषण को लेकर आतंकरोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज। और क्रिकेट में हरारे में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।